जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिवर्स विद आकाश पे। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि आपकी महासंग्राम रिवीजन क्लास चल रही है हिंदी की बीए थर्ड सेमेस्टर की। ठीक है, तो मैं आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट कर रहा हूं। तो आगे का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ज्ञान रंजन की रचनागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ज्ञान रंजन की, देखिए मैंने ज्ञान रंजन किसने लिखा है, अगर यहाँ पे बात करें ज्ञान रंजन की, ज्ञान रंजन जी की बात करें तो ज्ञान रंजन जी ने क्या लिखा है, पिता कहानी को लिखा है। ठीक है, आपके सिलेबस में है पिता किसने लिखा है, ज्ञान रंजन जी ने लिखा है। ठीक है, इतना याद है आपको। तो ज्ञान रंजन जी जो हैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा, अब ज्ञान रंजन के पिता कहानी को आप वहाँ पे नहीं आएगा कि पिता कहानी का सारांश लिखिए या पिता कहानी का जो है पिता कहानी के बारे में जो है आप बताइए। पिता कहानी वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ज्ञान रंजन की रचनागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है, रचनागत जो उन्होंने रचना की हैं उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ठीक है, अब प्रकाश तो आपको डालना है, कौन सा प्रकाश डालना है ये भी आपको बखूबी पता है। ठीक है, तो ज्ञान रंजन, आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसके बाद आपका जो वीडियो आएगा मेरे दोस्त कि बीए की कॉपी को, बीए की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग देखेंगे उस वीडियो को कि बीए की कॉपी कैसे लिखें। मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है 28 से स्टार्ट है। ठीक है, 28 जनवरी से स्टार्ट है, हिंदी का पेपर है 28 को। तो केवल 11 दिन बच्चे हैं आप लोगों के पास। ठीक है, 11 दिन में आपको हिंदी की तैयारी करना है। हिंदी के बाद मैं जो है, अगर बीच बीच में समय मिलेगा मुझको, तो हिंदी के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा हिस्ट्री। ठीक है, साथ ही स्टार्ट कर दूंगा, अगर बनेगा तो कल से स्टार्ट कर दूंगा हिंदी के बाद हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी, यानी कि साथ ही आपकी क्लासेज, अगर मुझको समय मिलता है तो मैं इनको तीनों को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और माइनर सब्जेक्ट में, अगर माइनर का भी समय मिला मुझको तो माइनर के सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। ठीक है, ये पढ़ाऊंगा। फिर जो है इसके बाद तो बीए की कॉपी कैसे लिखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, ज्ञान रंजन की रचनागत विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो ज्ञान रंजन कहानी क्षेत्र में पर्याप्त कीर्ति, ज्ञान रंजन जो है कहानी क्षेत्र में उनका पर्याप्त कीर्ति एवं ख्याति अर्जित कर चुके हैं। ठीक है, सन 1964 ईस्वी में, सन 1964 ईस्वी में फेंस के इधर उधर का प्रकाशन हुआ। कौन सा, किसका प्रकाशन हुआ, फेंस के इधर उधर, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, फेंस के इधर उधर। ठीक है, इसका प्रकाशन होता है कब, 1964 ईस्वी में। ठीक है, 1964 ईस्वी में फेंस के इधर उधर का प्रकाशन होता है। फिर इनकी बहुचर्चित कहानियों में अनुभव, अमरूद का पेड़, देखिए इनकी जितनी कहानियाँ हैं आपको याद हो जाएंगी। अनुभव, जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव, किस अनुभव मिलता है। ठीक है, पढ़ाने का अनुभव है या फिर लिखने का अनुभव है या फिर मैच खेलने का अनुभव है। ठीक है, किस चीज़ का आपके पास अनुभव है, या फिर तैयारी करने का अनुभव है। तैयारी का मतलब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने की जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, किस चीज़ का एक्सपीरियंस है आपके पास, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझको। ठीक है, तो अनुभव से याद हो जाएगा आपको, अनुभव। ठीक है, अमरूद का पेड़, अनुभव, अमरूद का पेड़, ये किसकी है, ज्ञान रंजन जी की। तो अगर आपके पास होगा ज्ञान, ठीक है, आपके पास होगा ज्ञान तो आपको अनुभव भी मिलेगा, है ना। अगर आपके पास होगा ज्ञान तो आपको उस क्षेत्र में अनुभव भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो ज्ञान से ज्ञान रंजन, और उनकी कहानी है अनुभव। ठीक है, और फिर अमरूद का पेड़, दूसरी हो गई अमरूद का पेड़। ठीक है, इतना हो गया। छलांग, अब अमरूद के पेड़ पर से अगर आपको अमरूद का पेड़ जो है क्या करना है, अमरूद का पेड़ पे चढ़ना है तो छलांग लगाना पड़ेगा, या फिर उतरना है तो छलांग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो तीसरी हो गई, देखिए ज्ञान रंजन से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से अनुभव मिला, और अनुभव से आपने क्या किया, अनुभव आपको और अच्छा बनाता है। तो अनुभव से आपने खरीदा अमरूद का पेड़ पे गए आप, वहाँ पे अमरूद खाने के लिए। तो
क्या हुआ कि आपने अमरूद जो है, अमरूद का पेड़, ये एक मैं जो बता रहा हूँ ये सारी की सारी कहानियाँ हैं इनकी, ठीक है, इनकी बहुचर्चित कहानियों में से अनुभव है, अमरूद का पेड़ है, ठीक है। तो ये अमरूद का पेड़ पे अमरूद इनको जो है पसंद आया, तो इन्होंने क्या किया, अमरूद के पेड़ पे छलांग लगा दी। तो अगली हो गई छलांग। अब छलांग लगा दी इन्होंने, तो क्या हुआ, अमरूद का पेड़ इन्होंने अमरूद खा लिया, ठीक है। तो अमरूद का पेड़, छलांग, अनुभव, फेंस के इधर उधर, ठीक है, पिता जो आपके सिलेबस में है, इतनी आप तो कम से कम 4-5 कहानियाँ तो लिख ही सकते हैं। देखिए कहाँ से किस तरह कैसे स्टार्ट करना है। तथा घंटा, पिता तथा घंटा। अब घंटा मंदिर में बजाते हैं सभी लोग, जो भी लोग आते हैं सभी लोग इसी को बजा के चले जाते हैं, टना टन टन टना टन टन, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखिए आपको कैसे याद हो चुकी होंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई होंगी जितनी कहानियाँ हैं। अब आप लोग लिख सकते हैं कि ज्ञान रंजन जी, ज्ञान है, ज्ञान इनके पास ज्ञान है तो ज्ञान से मिलेगा अनुभव। अब अनुभव मिल गया इनके, अब ठीक है। फिर अब इनका मन किया क्या करने का, अमरूद खाने का, तो चले गए अमरूद के पेड़ के पास। अब अमरूद के पेड़ के पास चले गए तो लगा दी छलांग। अब इन्होंने छलांग लगा दी, तो इतनी 3 तो याद हो गई आपके पास, ठीक है। और एक मैंने बताया अभी फेंस के इधर उधर का प्रकाशन कब हुआ था, 1964 ईस्वी में। तो ये हो गया, ठीक है। फिर एक आपके सिलेबस में है पिता और घंटा। घंटा तो आपको याद ही रहेगा, है ना, मुझे पता है कि आपको याद रहेगा घंटा। तो इतनी कहानी आप लोग तो लिख ही सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है, याद हो गई होंगी। अब चलते हैं अगले जो है आगे की बात करते हैं कि श्री ज्ञानरंजन ने पहल नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। कौन सी पहल? पहल नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन निरंतर 35 वर्षों तक किया, 35 वर्षों तक किया, ठीक है। इतना करने के बाद जिससे साहित्य जगत की शून्यता को समाप्त करने का इन्होंने प्रशंसनीय प्रयास किया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, ज्ञानरंजन जी ने अपने को लेखक की अपेक्षा संस्कृति कर्मी अधिक मानते हैं। संस्कृति कर्मी, संस्कृति लेखक की अपेक्षा संस्कृति कर्मी जो है ज़्यादा मानते हो अपने आप को। ये सब चीज़ें लिख सकते हो आप, ठीक है, कि इनकी कहानियाँ 1964 में फेंस के उधर उधर प्रकाशित हुआ। और उसके बाद इनकी जो बहुचर्चित कहानियाँ हैं उनमें से सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है, अनुभव, फिर लगाते अमरूद का पेड़, छलांग, पिता, घंटा, ठीक है, फेंस के इधर उधर आदि। और साहित्य में इन्होंने पहल नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया। और संस्कृत, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका ज्ञानरंजन की रचनागत विशेषताओं पर प्रकाश डाले। जो इनकी रचनागत विशेषताएं हैं उस पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो पहल और सांस्कृतिक कर्मी अपने आप को ज़्यादा मानते हैं ये। फिर 1971 में यात्रा प्रकाशित हुई तथा सन 1977 में क्षणजीवी का प्रकाशन हुआ। देखिए 1971 में क्या होता है, यात्रा का प्रकाशन होता है। फिर 1977, 6 साल बाद क्षणजीवी, बस इतना लिख देंगे, आपका क्षणजीवी का प्रकाशन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी ना पड़े, क्योंकि जब मैं मेहनत करता हूँ तो आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को भी प्रयास करते रहना है और मैं भी आपको लोगों के लिए प्रयास करता रहूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, जो भी मुझको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मैं वही करा रहा हूँ आपको। और हाँ, एक बात और है कि अब की बार जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो RMLAU है यूनिवर्सिटी, इसका जो है स्कीम निकल के आई है। तो 28 जनवरी से आपका पेपर है, 28 जनवरी को हिंदी का पेपर है। मात्र 11 दिन आपके पास हैं। 11 दिन में जो भी मैं कर सकूँगा सब कुछ करूँगा आप लोग के लिए, ठीक है।
अगर नहीं पढ़ा पाऊँगा पूरा सिलेबस तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ही बता दूंगा, आप लोग अपनी सीरीज़ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या फिर अपने आप भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेरे सहारे मत रहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मुझको समय नहीं मिलता है तो मैं नहीं डाल पाऊँगा, और अगर समय मिलता है तो डालता रहूँगा वीडियो को, और मेरे सहारे ही मत रहिए। आप लोग भी अपनी तरफ से अपनी जो है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो मुझको इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं पढ़ाता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में अब की बार बहुत ही जो है चेंज आया है, ठीक है। बहुत ही चेंज देखने को क्या मिला है कि अब की बार जो है 28 को पेपर तो है, लेकिन अब की बार जैसे कि पेपर 10 से 12 यानी कि मात्र 2 घंटे का समय ही केवल दिया गया है उसमें। तो बहुत ही बच्चे जो है इसके लिए कन्फ्यूजन में है कि सर 2 घंटे का वास्तव में 2 घंटे का होगा या फिर ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा, क्या पता ऑब्जेक्टिव हो जाए 2 घंटे में, या फिर स्कीम में कोई गलती है, 10 से 12 की जगह 10 से 1 होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों का कन्फ्यूजन अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका भी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में, क्योंकि वहाँ पे बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और 2 घंटे का होगा या 3 घंटे का होगा, सब कुछ मैं उसको आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो उसका वीडियो भी आ जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर हाँ इसका वीडियो चाहिए, ठीक। आप देख लेते हैं कि ज्ञान रंजन के बारे में आ गया, तो आप लोग देखिए आपको क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना है। अगर ज्ञान रंजन के बारे में कुछ भी आता होगा तो आप लोगों को लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग जैसे कि क्वेश्चन आपका मान लीजिए लघोत्री आया, ठीक है, 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 8 में से आपको 5 करना होता है, ठीक। लेकिन अब की बार कुछ चेंज हुआ है तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 करना होता है, ठीक है। तो 7 में से 5 अगर करना है तो एक क्वेश्चन मान लीजिए, अगर आपका एक क्वेश्चन मान लीजिए आपका जो है कितने नंबर का होता है, एक क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर 7 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है तो 35 नंबर का ये लघोत्री आता था पहले, ठीक है। 8 क्वेश्चन आते थे, 5 करने होते थे, और 5 में से आपका जो है 7 नंबर के होते थे, तो 5 सत्ते 35, 5 × 7 यानी कि 5 सत्ते 35 नंबर का आपको मिलता था, ठीक है। 35 नंबर मिलते थे। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो अगर आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, मान लीजिए आपने उत्तर संख्या 7, जैसे उत्तर संख्या आपका 5 नंबर पे कोई क्वेश्चन आया लघोत्री का, तो आपने वहाँ पे कॉपी में डाला ही नहीं उत्तर संख्या। ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ सारी के सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। उत्तर संख्या मान लीजिए 5 पे कोई क्वेश्चन है तो 5 आपने डाला ही नहीं वहाँ पे, और कुछ लिखा ही नहीं, तो अगर खाली पड़ा है तो एग्जामिनर आपको कुछ भी नहीं देगा, 0 नंबर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ज्ञान रंजन के बारे में, मान लीजिए ज्ञान रंजन से अगर कोई क्वेश्चन आ गया आपको वहाँ पर नहीं पता है, ठीक है, इसका भी वीडियो मैं लाऊंगा कि बिना BA में अगर आप लोग किसी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, 0 हैं अगर आप लोग, ठीक, अभी भी, क्योंकि अभी मतलब पेपर आने वाले हैं और आपकी पढ़ाई 0 है एकदम, तो अब किस तरीके से आप क्या करेंगे कि वहाँ पे अपने जो है पासिंग मार्क्स ला सकते हैं या फिर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए भी वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहते होंगे तो उसको यस लिखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों का समय बर्बाद करना नहीं चाहता। अगर आप लोग चाहते होंगे वीडियो को तभी मैं हाँ आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, तो मैं बता रहा था कि ज्ञान रंजन के बारे में मान लीजिए आ गया, तो ज्ञान रंजन के बारे में कुछ भी आता है तो आप लोग कुछ भी पढ़े होंगे ज्ञान रंजन के बारे में, तो वहाँ पे लिखना जरूर है, ठीक है। हेडिंग बना करके आपको जरूर लिखना है उसमें, ओके। हिंदी कथा साहित्य में ज्ञान रंजन का स्थान निरूपित कीजिए। आप देखिए ज्ञान रंजन का स्थान, आपको अगर ये क्वेश्चन आ गया कि हिंदी साहित्य में ज्ञान रंजन का स्थान निरूपित कीजिए, तो आपको ज्ञान रंजन के बारे में जो कुछ भी आता है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इतना तो लिखना होगा कि ज्ञान रंजन की साहित्यिक उपलब्धियों तथा साहित्यिक अवदानों के फलस्वरूप इन्हें निम्नांकित पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुई, ठीक है। अब हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान रहा है इसके बारे में आपको बताना है कि इनका बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी साहित्य में, इतना का तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। और किस किस क्षेत्र में रहा है, आप ये सब चीज़ें आप बना करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और जो इनकी रचनाएँ हैं वो रचनाएँ लिख दीजिएगा और उसके बारे में कुछ बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इनके बारे में नहीं बता करके ज्ञान रंजन के बारे में एक क्वेश्चन हो गया। अब महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए आपको, ठीक है। महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय आप लोगों को देना है, महादेवी। और इसके बारे में जब लास्ट में आपका जब वीडियो समाप्त होगा तब मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 रचनाएं दूंगा, 3 रचनाओं को आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है।
कि 3 रचनाओं के बारे में देखते हैं आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और कितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, तो क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए। महादेवी वर्मा का, देखिए मुझको लिखते नहीं बनना है, लेकिन आप लोग अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है। राइटिंग का बहुत महत्व होता है एग्जाम में, आप लोगों को पता होना चाहिए बात। महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए आप लोग। अब आपको बताना है क्या कि महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय अगर बात आ रहा है तो इसके उनके जन्म के बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में सारा कुछ यहाँ पे। अब महादेवी वर्मा आप लोग हाई स्कूल इंटर से पढ़ते आ रहे हैं तो इनके बारे में आप लोग लिख ही सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके पिता का नाम, इनके जो है पति का नाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होता है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में होता है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ होता है, जन्म के बारे में बात करें तो जन्म इनका होता है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कब होता है, 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है। यूपी के फर्रुखाबाद शहर में इनका जन्म होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में होती है, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है, इंदौर में होती है। 1916 ईस्वी में इनकी शिक्षा कुछ समय के लिए बाधित हुई, परंतु 1919 में इन्होंने पुनः क्रास्थवेट कॉलेज प्रयाग से अपनी पढ़ाई प्रारंभ की थी, ठीक है। 1932 ईस्वी में विश्वविद्यालय से ही संस्कृत भाषा से एमए करने के बाद प्रयाग में महिला विद्यापीठ की स्थापना कर प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। कब हुई, 1932 ईस्वी में। देखिए 1907 ईस्वी में जन्म होता है, फिर 1916 में कुछ समय के लिए इनकी पढ़ाई रुक जाती है। 1919 से पुनः पढ़ाई इनकी स्टार्ट हो जाती है और फिर 1932 ईस्वी में क्या करती हैं कि विश्वविद्यालय से ही संस्कृत भाषा में एमए करने के बाद प्रयाग में महिला विद्यापीठ की स्थापना करके प्रधानाचार्य नियुक्त होती हैं 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, ठीक है, इन 1932। ओके, फिर क्या होता है कि जो है इन्होंने हिंदी साहित्य के कई दौर देखे। छायावादी काव्य के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक रूप में मानी जाती हैं, ठीक है। छायावादी काव्य के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक के रूप में जानी जाती हैं ये, ठीक है। इन्हें अपनी रचनाओं में दर्द व पीड़ा अभिव्यक्ति के कारण आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक मीरा क्यों कहते हैं, क्योंकि मीरा जी जब गाती थी तो उनकी पीड़ा भी उसमें साथ में दिखाई पड़ती थी। तो ये जब रचनाएं करती थी तो रचना में इनकी दर्द और पीड़ा जो है दिखाई पड़ती है साफ साफ, तो इसीलिए इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनका निधन 1987 ईस्वी में होता है। 1907 में जन्म होता है, 1987 में मृत्यु होती है। 7 में से 7 गया 0 बचा, 8 में से 0 गया 8 बचा, ठीक है। यानी कि 80 साल ये जीवित रही। 1907 ईस्वी में जन्म होता है, 80 साल जीवित रहती है। 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप लोग एक भी इसमें यहाँ पे भूल गए, ठीक है, तब आप लोग निकाल सकते हैं जल्दी से कि 80 साल जीवित रही, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर एक याद है, एक भूल गए, 1907 ईस्वी में जन्म हुआ अगर ये याद है और ये भूल गए कि कब मृत्यु होती है, तो इतना याद है कि 80 साल तक जीवित रही तो 80 इसमें जोड़ देंगे तो 1987 आ जाएगा, ठीक है। 80 साल 87। अगर आप लोग को मृत्यु याद है कि 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और 80 साल जिंदा रहे तो 80 साल पीछे चले आएंगे, तो 87 में से 7 घटाएंगे, 80 घटा देंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, ओके। और फिर क्या होता है कि लेखिका महादेवी वर्मा ने साहित्य के दोनों क्षेत्र गद्य एवं पद्य में सशक्त लेखिका के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अब इनकी कुछ रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। निहार, नीरजा, ठीक है। किसी का नाम नीरज होगा तो गुस्साइएगा मत मेरे ऊपर, क्योंकि नीरज से नीरजा हो गया, क्योंकि ये इनकी वास्तव में इनकी रचनाएं हैं। निहार, नीरजा, रश्मि, शायद इस नाम भी हो किसी का, रश्मि या नीरजा या निहार। निहार तो नाम नहीं होगा, नीरज, रश्मि, ठीक है।
संध्या गीत, यामा दीपशिखा। काव्य कृतियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ। काव्य कृति कौन कौन सी हैं इनकी, ये देखिए इनका जो है निहार, नीरजा, रश्मि, संध्या गीत, यामा दीपशिखा। और काव्य की कृतियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि जो काव्य रूप में लिखी गई हैं वो है श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ठीक है, क्षणदा, परिक्रमा। गद्य कृति कौन सी है, चांद पत्रिका के संपादन का भी कार्य किया है इन्होंने, ठीक है, ये हो गया। फिर देखते हैं कि नीरजा कृति पर शेक्सपियर पुरस्कार, स्मृति की रेखाएं पर द्विवेदी पदक, हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पुरस्कार, साहित्य सेवा के लिए साहित्य भूषण पुरस्कार, यामा व दीपशिखा व पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। मरणोपरांत इन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था। महादेवी वर्मा मूलतः कवयित्री थी, इसी कारण उनकी रचना, गद्य रचना में भी उनका कवि हृदय, संवेदनाओं एवं उनकी अनुभूतियों के दर्शन होते हैं। आप जरूरी नहीं कि आप इसी प्रकार से लिखिएगा, जो यहाँ पे मतलब जैसे शब्द लिखेगा यहाँ ऐसे शब्द ही नहीं लिखना है आपको, जो शब्द आपके समझ में आए उस वैसे शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो मुझको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो है एकांकी के विकास में रामकुमार वर्मा के योगदान। एकांकी के विकास में रामकुमार वर्मा के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। एकांकी के विकास में रामकुमार वर्मा के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा कि एकांकी के विकास में रामकुमार वर्मा के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी एकांकी साहित्य विधा के जनक हैं, ठीक है। रंगमंच और अभिनय से गहरा संबंध होने के कारण इन्हें एकांकी नाटकों में अभिनेता का गुण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन्होंने एकांकी के शिल्प विधान में कल्पना एवं भावना की उन्मुक्त उड़ान को संकुचित किंतु तीव्र रूप देकर एक नवीन प्रयोग किया है, जिससे स्वाभाविक और यथार्थ भाव की मर्यादा का बड़ी सुंदरता एवं कुशलता के साथ निर्वाह हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि रंगमंच पर अभिनय से गहरा संबंध होने के कारण, इनकी नाटक नौटंकी ज़्यादा करने के कारण, नाटक और अभिनय में ज़्यादा इनका रुचि होने के कारण इनको क्या किया जाता है, अभिनेता का गुण प्रचुर मात्रा में इनके पाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर एकांकी साहित्य में युगांतर उपस्थिति करने वालों में अग्रणी हैं। उन्होंने पाश्चात्य टेक्निक से प्रभाव ग्रहण कर हिंदी एकांकी में नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने कुल 900 के आसपास एकांकी जो है रचनाएं की हैं। 900 के आसपास एकांकी की रचनाएं की हैं इन्होंने, 900 के आसपास, ठीक है। ये आपको डाटा याद रखना है, 900 के आसपास अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप लोगों को ये इतना याद रखना चाहिए कि कितनी एकांकी इन्होंने लिखी हैं, लगभग 900 के आसपास एकांकी सृजित की हैं। समग्रता हिंदी साहित्य में एकांकी नाट्य विधा की प्राण प्रतिष्ठा और विकास में रामकुमार वर्मा का ऐतिहासिक महत्व है। यानी कि जो एक हिंदी साहित्य में एकांकी की जो विकास है उसमें इनका बहुत ऐतिहासिक महत्व रहता है इनका, ठीक है, रामकुमार वर्मा जी का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह कहा गया है। अब ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को आधुनिक एकांकी नाटक का भीष्म पितामह कहा गया है इनको, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अर्थात डॉक्टर वर्मा ने अपने कृति योगदान से हिंदी एकांकी साहित्य को जो समृद्धि प्रदान की है वह उन्हें उक्त उपाधि के लिए सर्वाधिक उचित ठहरती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस नाते भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने भारतीय ऐतिहासिक प्रसंगों को वर्तमान समसामयिक संदर्भों के साथ जोड़कर उन्होंने नूतन अर्थ प्रदान किया है। दीपदान कौमुदी महोत्सव, चारुमित्रा तथा औरंगजेब की आखिरी रात इनकी प्रसिद्ध एकांकी है। इनकी इसी प्रकार की एकांकी हैं जिन्हें सच्चे अर्थ में कालजयी कहा जा सकता है। डॉक्टर दशरथ ओझा डॉक्टर वर्मा का महत्व इन शब्दों में स्वीकार करते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा जो हैं
डॉक्टर दशरथ ओझा जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर दशरथ ओझा जो हैं वो डॉक्टर वर्मा का महत्व इन शब्दों में स्वीकार करते हैं कि यह सबसे पहले एकांकीकार हैं जिन्होंने पश्चिमी ढंग के नाटकों को हिंदी की भाव भूमि पर उतारा है और एकांकी नाटक साहित्य को वास्तविक अभिव्यक्ति दी है। यानी कि यह सबसे पहले एकांकीकार हैं जिन्होंने पश्चिमी ढंग के नाटकों को हिंदी की मतलब जो नाटक होते थे उनको एक प्रकार से किताबों पर उतारा है। किताब पर कहने का मतलब किताबों पर आप लोग जो है किताब को पढ़ेंगे तो नाटक की अनुभूति होगी कि हम नाटक ही देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ हो गया। बाकी के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आएंगे और बाकी के जो मैंने वीडियो बताए हैं वो अगर आप लोग चाहते होंगे तो उसको यस लिखिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा मुझको। और मैं जो बता रहा था कि लास्ट में 3 रचनाओं के बारे में आपको बताऊंगा, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि आप ही के सिलेबस की हैं, आप ही के सिलेबस की हैं। ठीक है, कि मैं इनसे मिला, मैं ये भी बता दे रहा हूँ ये इंटरव्यू है और आपको सर्च नहीं करना, अगर नहीं आता होगा तो बता देना कि सर नहीं आता है तो मैं इसकी तैयारी करवाऊँगा। आप लोग सर्च मत करिएगा कि सर्च करके मुझको बता दीजिएगा। इंटरव्यू, मैं इनसे मिला, मैं इनसे मिला, ये किसने लिखा है। ठीक है, और मैं इनसे मिला ये किसने लिखा है। और एक और बताना है आपको, एक है यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा किसने लिखा है। एक और मुक्तिबोध की एक रचना बताइए जो आपके सिलेबस में है। मुक्ति, अगर आपको आते होंगे क्वेश्चन तो बताना सर हाँ आते हैं, तभी आप लोग आंसर दीजिएगा, वरना सर्च करके मुझको मत बताइएगा क्योंकि मुझको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुक्तिबोध, नहीं आते हैं तो ये भी बताइएगा कि सर नहीं आते हैं मुझको, तभी मुझे पता चलेगा कितने बच्चों को आते हैं कितने बच्चों को नहीं आते हैं। मुक्तिबोध की रचना जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।